हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें विज्ञापन संख्या 46 के भूगर्भ विज्ञान के एक पद को भी जोड़ा गया है। ये बात ध्यान रखनी है। और ये जो विज्ञापन की डिटेल जानकारी है, जब मैं 1 मार्च मॉर्निंग में 9 बजे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upHESC2021.co.in पर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अभी वो जो है वर्क नहीं कर रही है, लेकिन जल्दी ही वर्क करने लग जाएगी। इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट में हमें जानना ये है कि बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के थे जो भविष्य में बनने वाले सहायक आचार्य हैं कि कब से भरा जाएगा, इसकी जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, फ़ीस क्या होगी, कितनी वैकेंसीज़ होंगी, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और आरक्षित वर्ग के लिए आवेदकों को कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, हमें ऑनलाइन आवेदन भरते समय कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, क्या किस तरीके से हम अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, आरक्षण संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, लिखित परीक्षा संबंधी जो निर्देश हैं वो कौन से हैं, चयन का आधार क्या होगा, साक्षात्कार के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, अगर सहशिक्षा और जो महिला महाविद्यालय हैं उनमें रिक्तियों की संख्या कितनी है, क्या महिला दोनों ही विद्यालयों में अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न थे। तो उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते चले जाएंगे। सबसे पहले जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो सबसे पहले एक चार्ट दिया है जिसमें इन सभी प्रश्नों को आप जो है देख सकते हैं। और अगर आप जो है इस एडवर्टाइजमेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम पर आप जो ज्वाइन करके इस एडवर्टाइजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि, जो कि आपको शॉर्ट वीडियो जब बनाया था मैंने आपको बताया था कि इसकी 25 फरवरी से 2021 से आवेदन शुरू हो जाने हैं। लेकिन अभी तक कुछ समस्याओं की वजह से, वेबसाइट क्रैश होने की वजह से विज्ञापन तो आ चुका है पर फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे, लेकिन हो जाएंगे जल्दी ही। शुल्क जमा करने की अंतिम प्रारंभ करने की जो तिथि होगी, शुल्क भी आप जो है 25 फरवरी से जमा कर सकते हैं और अंतिम तिथि जो होगी 26 मार्च होगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च और सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 मार्च। इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्म के लिए अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ सूचनाएं आवश्यक हैं, जैसे कि आपके पास क्या होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन अगर आप करना चाहते हैं, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जो है जहां से जाके अपना इस समस्त जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.upHESC.org. और साथ ही साथ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है दी गई है www.upHESC.org और दूसरी वेबसाइट है upHESConline.org। इन दोनों वेबसाइट से ये सारा एडवर्टाइजमेंट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अगर फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए दी गई है upHESC2021.co.in। ये जो वेबसाइट दी गई है जिस पर जो है आवेदन भरे जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पर नहीं भरे जा रहे हैं, जल्दी ही भरे जाने लगेंगे। इसके साथ हम जो है इम्पोर्टेंट जानकारियों पर पहुँचते हैं जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले 1.6 पॉइंट पर आप देखेंगे, एक बार आवेदन सबमिट करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ आवेदन पत्र को भरिए, क्योंकि इसकी जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है। जनरल और ओबीसी के लिए आपका पूरा 2000 रुपये लगना है। इसीलिए सावधानी के साथ अपना फॉर्म फिल करिए। यहाँ पे बताया गया कि सबमिट किए गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहता है तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वह जो दूसरा नया आवेदन, सेकंड न्यू रजिस्ट्रेशन संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन सबमिट नहीं किए जाएंगे। मतलब किसी भी दशा में एक पदों के लिए एक से अधिक आवेदन आप नहीं कर सकते। जो बाद में आप मान के चलिए किसी एक पद के लिए आपने जो है 2 आवेदन कर दिया, 3 आवेदन कर दिए, तो अंतिम जो आवेदन होगा वही आपका स्वीकार होगा और जो इसके पहले के जितने आवेदन होंगे उनको निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न जो कि उठ रहा था, यदि कोई स्टूडेंट पीजी
प्लस एमएड प्लस नेट है, तो क्या वह जो है बीएड और एजुकेशन में अप्लाई कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं रखी गई है। यहाँ पर बताया गया कि एक ही पद के लिए, और ये जो पद हो रहे हैं वो 2 पद हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसी कोई उसमें जो है मना नहीं किया गया कि बीएड और एजुकेशन में आप अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई घोषणा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है और उसे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी आप जो सूचनाएं दें वो जो है सही होनी चाहिए, और अगर सही नहीं पाई जाती हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम से वंचित किया जा सकता है। इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने अथवा 27 मार्च 2021 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। मतलब अंतिम जो आयु है फॉर्म भरने की वो 62 वर्ष है, और ये ध्यान आपको देना है कि जन्म तिथि का उल्लेख अवश्य करें, और 27 मार्च 2021 के बाद अगर आपकी जो आयु जो है 21 आपकी जो है आयु जो 62 वर्ष हो जा रही है तो आप सबमिट नहीं कर सकते फार्म को। बहुत सारे ऐसे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान इन जो है पॉइंट्स में दिया गया है। और यहाँ पर जो है अगर शुल्क की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सामान्य और EWS जो वर्ग है उसका 2000 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2000 रुपये है, SC ST के लिए आपका 1000 रुपये है। तो ये जो आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब जो भी आपका फॉर्म है बहुत सावधानी के साथ भरें। और आवेदन शुल्क जो लगना है वो किस तरीके से आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, रुपे कार्ड से, डेबिट कार्ड से, स्टेट बैंक की भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से, या अन्य बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधाओं से, ई चालान द्वारा और UPI के द्वारा, किसी भी माध्यम से आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो है 2003 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 की 2000 वैकेंसी हैं, और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 46 था उसकी छूटी हुई 1 वैकेंसी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम अंतिम आयु की बात करते हैं, अधिकतम आयु की बात करते हैं, जो कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि जो आयु सीमा है वो 62 वर्ष है, और इसका जो वेतनमान है 15,600 से 39,100 है। ग्रेड वेतन है 6000, तथा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जो देय भत्ते होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात क्या आती है, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, चाहे वो SC के हों, ST के हों, OBC के हों या जनरल के हों। जनरल को तो भरना ही नहीं होता, EUR वो कर देते हैं, लेकिन जो कैटेगरी में आते हैं उनको अपना देना होगा। और साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आश्रित हैं, विकलांग हैं, उनका अपना जो भी मूल निवास होगा वही आपका माना जाएगा, समझा जाएगा। और आगे चल के आपको ये समझना है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ वो जो निर्देश दिए गए हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट में उसको आप अवश्य पढ़िएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप जो है उत्तर प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं तभी आपको उत्तर प्रदेश का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ बताया गया है, आप ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 5.5 में, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है मान्य नहीं होगा। मतलब उसके पिता का जो जाति है वो जो है OBC की होनी चाहिए, तभी जो है OBC का उसे बेनिफिट मिलने वाला है, अन्यथा की स्थिति में उसे जनरल में काउंट किया जाएगा। ये है आपकी कुछ EWS के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप अगर EWS का आप दावा करते हैं तो पहले से ही आप जो है जो निर्धारित प्रारूप है उस निर्धारित प्रारूप में अपना प्रमाण पत्र तैयार करवा लें, तभी वो जो है आपका EWS का माना जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के ऊपर। शैक्षिक अर्हता के लिए अगर हम बात करते हैं, जो शैक्षिक अर्हता है वो UGC के द्वारा निर्धारित की जाती है, और UGC के मानकों के अनुरूप ही न्यूनतम अर्हता यहाँ पर ली गई है। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज
लैंग्वेज, लाइब्रेरी, जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं उन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद 55%, 55% के साथ आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, और जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है आपका, और जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी हो और साथ ही साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, तो कोई भी हो लेकिन आपका 55% हो, लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए सारी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने डिग्रियाँ फेक डिग्रियाँ दे दी हैं, वो डिग्रियाँ नहीं मानी जाएंगी। साथ ही साथ आपके पास नेट होना चाहिए, और अगर नेट नहीं है तो एमफिल पीएचडी आपका है तो उसमें जो रेगुलेशन बनाए गए थे 2009-2016 में, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जम्प्ट किया गया है, तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस तरीके से ये सारे जो मानक हैं उनको आपको ध्यान रख के चलना है। मानकों को ध्यान रख के अगर आप चलते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोगों की समस्या ये थी कि उनका जो है पीजी में 50% है, तो क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैटेगरी में के स्टूडेंट हैं, मतलब आप जो है किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी आपका SC ST हो सकता है, जनरल हो सकता है, तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है यूजीसी की तरफ से 5% का, कि आप जो है पीजी लेवल पर आपको 5% का आपको जो है रिलैक्सेशन है। आप 50% भी अगर आपका पीजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, समझ के चलना है, और यहाँ पर आपका प्रश्न का बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। अंतर संबद्ध विषयों के बारे में बताया गया कि हिंदी से वैकेंसी जो निकली है, हिंदी विषय के साथ साथ आप कौन कौन से विषय अगर आपने किया हुआ है और नेट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास हिंदी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अगर भाषा विज्ञान से आपने अपना पीजी कंप्लीट किया तब भी आप जो है इसके योग्य होंगे। यहाँ पर आपको बताया गया कि किस विषय की अंतः संबद्ध विषय से अगर आपने पीजी किया है तो आप एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे विषयों से जो वैकेंसीज निकली हैं उन वैकेंसीज के आप अंतः संबद्ध विषयों को आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसीज़ निकली हैं, बहुत सारे विषयों से वैकेंसीज़ निकली हैं। जैसे कि यहाँ पर कृषि से ही अगर देख लें, कृषि के भी अपने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उनमें से भी अपने पीजी किस आपने ब्रांच से की है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते। 47 विषय की जो वैकेंसीज़ हैं वो जो है अलग अलग से उन्होंने अंतर संबद्ध विषयों की भी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ये 3 स्तरों में भरी जाएगी। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर आप फाइनल सबमिट करेंगे। 3 तरीके से आप विज्ञापन को अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर, अगर हम बात करते हैं आरक्षण से संबंधित बिंदुओं पर, तो केवल उत्तर प्रदेश राज्य के SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है EWS के अभ्यर्थी हैं उन्हीं को उत्तर प्रदेश का जो आरक्षण है शासनादेश अनुसार जो आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के जो अन्य राज्य हैं अगर वहाँ के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनको SC ST OBC का या EWS का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि जो भी पहले से एक प्रारूप निर्धारित किया गया है उसी प्रारूप के अकॉर्डिंग आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, और प्रमाण पत्र होगा तभी आपको ये जो है समय पर उपलब्ध कराना होगा जब आयोग मांगेगा आपसे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे, लिखित परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है और उसका जो कैलेंडर होगा वो भी समय समय पर जारी कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा संबंधी कुछ जानकारी दी गई है कि परीक्षा की तिथि, उसका स्थान, समय, केंद्रों की सूची, आपका अनुक्रमांक, इन सभी की जानकारी आपको SMS के माध्यम से, मेल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। समाचार पत्र के माध्यम से जो भी चीज़ें होंगी या वेबसाइट पर भी यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी परीक्षा तिथि है वो आपको पहले ही मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या समाचार पत्र या वेबसाइट पर दे दी जाएगी, जहाँ से आप जो है जो भी परीक्षा केंद्र होगा, जो भी स्थान होगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी स्तर पर अगर आप जो है अर्ह नहीं पाए जाते हैं तो उसका प्रारंभिक जो स्तर है और वो अगर जो है क्वालिफाई भी हो जाता है तब भी उसे बाहर कर दिया जाएगा, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और इसके संबंध में आयोग का निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, जो
कदाचार अर्थात परीक्षा भवन में नकल करना, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर वो अनुदेशों का अवहेलना करता है तो अभ्यर्थी को इस परीक्षा या अन्य परीक्षाएं जो भी भविष्य में होंगी उनसे उसे प्रतिवारित किया जा सकता है, उनको डिवार किया जा सकता है। किसी भी तरीके से आपको वाइटनर इस्तेमाल नहीं करना है, और जो फाउंटेन पेन है, जेल पेन है, स्केच पेन है या कोई भी पेंसिल या सफ़ेदा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ ब्लैक पेन का आपको इस्तेमाल करना है। और जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको जो है श्रुति लेखक की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी और उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ परीक्षा और साक्षात्कार में किसी प्रकार का यात्रा जो भत्ता होता है वो दे नहीं होगा। बस इतना है कि आपको समय समय पर जो भी चीज़ें हैं आपको इंगित कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी कब और क्या होना है, मैसेज के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो आपको सही जानकारी दे देंगे। अगर चयन का आधार बताते हैं तो चयन के आधार में उन्होंने बताया है कि 30 आपके क्वेश्चन जीएस के होंगे और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव मीन्स आपके सब्जेक्ट के, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का ही प्रश्न होना है। आपका जो वैकल्पिक विषय है, जो आपका विषय जो होगा, एजुकेशन है, आपका सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, कृषि है, जो भी होगा वो आपका 70 क्वेश्चन का आने वाला है। जो 30 क्वेश्चन है वो सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं। और इनका जो 70 क्वेश्चन का जो नया पाठ्यक्रम है वो आप UPSC 2021.co.in पे जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। 30 वाला जो सामान्य ज्ञान वाला सिलेबस है इन्होंने ये अपडेट किया है या नहीं किया है इसकी कोई इन्होंने जानकारी नहीं दी है, तो इसके पहले जो पुराना सिलेबस है उसी को मानकर चलें। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो सिर्फ प्रयागराज इलाहाबाद में किया जाने वाला है और कहीं और इसका नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपकी डेट क्लियर हो जाए किस सब्जेक्ट का कब होना है, तो अगर आपका जो रिजर्वेशन है वो पहले से करके रखिएगा, नहीं तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि जो वैकेंसीज निकली हैं वो सहशिक्षा महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय दोनों के लिए निकली हैं। जो सहशिक्षा महाविद्यालय होंगे उनमें आपको ध्यान देना है कि महिला जो है दोनों ही विद्यालयों, महिला और सहशिक्षा दोनों में अप्लाई कर सकती है। जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ सहशिक्षा में ही अपना आवेदन कर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना होगा। और यहाँ पर एक चीज़ महिलाओं के लिए बताई गई कि जिन महिला अभ्यर्थियों के द्वारा केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में वरीयता दी जाने की घोषणा की जाती है तो उन्हें केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों की मेरिट में ही शामिल किया जाएगा, और वह सहशिक्षा महाविद्यालयों की मेरिट में ना आने पर महिला महाविद्यालयों की सीटों में सम्मिलित आपको नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने महिला महाविद्यालय नहीं भरा तो आपको महिला महाविद्यालय से वंचित कर दिया जाएगा हर स्तर पर। इसीलिए अगर आप महिला हैं और आप जो है दोनों ही स्तरों पर भरना चाहते हैं दोनों ही स्तरों पर भरें। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ सहशिक्षा में भरना है तो सहशिक्षा में भरें। ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं साक्षात्कार के लिए भी, जिन अभ्यर्थियों ने जो अभ्यर्थी जो है अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, लिखित परीक्षा है वो क्वालिफाई कर लेंगे, उनको साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भेजा जाएगा। किस माध्यम से? वो भी SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। हार्ड कॉपी में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और साक्षात्कार के समय सामान्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 800 रुपये, और जो उत्तर प्रदेश की SC ST वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको 400 रुपये साक्षात्कार शुल्क रूप में वहीं पर आपको नगद रूप से जमा करना होगा। और यहाँ पर कुछ प्रपत्र होंगे जो आपको लेकर जाने होंगे। हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, आपका स्नातक है, PhD है, MPhil है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, NET है, MPhil है, इसके साथ साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा 2-2 प्रतियों में। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है सारणी, जिनमें आपके जो विषय हैं किस विषय में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पर जो आपके 47 विषयों से विज्ञापन निकला है उन सभी विषयों के यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। 49 टोटल विषय यहाँ पर बताए जा रहे हैं, और जिसमें 202 वैकेंसीज़ टोटल दी गई हैं कि सहशिक्षा महाविद्यालयों में कितनी वैकेंसीज़ हैं और महिला महाविद्यालयों में कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर हम बात करते हैं बीएड की, तो बीएड की जो है 21 नंबर पर दिया गया है, और यहाँ पर जो है सहशिक्षा महाविद्यालयों में 87 पोस्ट हैं और महिला महाविद्यालय में
26 पोस्ट हैं। टोटल 113 बीएड में दी गई हैं। और एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन की जो वैकेंसीज़ है वो जो है 26, ये 30 नंबर पे दिया गया है 26 सह शिक्षा में, और 14 जो है महिला महाविद्यालय में। टोटल वैकेंसीज़ हैं 40 और आपकी 113 वैकेंसीज़ बीएड और एजुकेशन को मिला के। इसी तरीके से और भी विषयों की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं टोटल मिला के 202 हो जाती हैं। और सह शिक्षा विद्यालयों की 1728 और महिला महाविद्यालयों की 274 वैकेंसीज हो जाती हैं। यहाँ पर आपको जो सारणी दी गई है वो जो है आरक्षण के आधार पर दिया गया। सह शिक्षा महाविद्यालय महिलाओं के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं, और दिव्यांग हैं या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, और जो सह शिक्षा महाविद्यालयों के कुल पदों की संख्या कितनी दी गई है, यह आरक्षण से संबंधित यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है। इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है विषयवार और सह शिक्षा महाविद्यालयों की और जो महिला महाविद्यालयों की आगे सूची दी गई है, जिसमें आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो भी वैकेंसीज़ हैं उन वैकेंसीज़ को आप समझ के अपने विषय अनुसार उसको स्टडी करें डिटेल एडवर्टाइजमेंट का। इसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि आवेदन का जो शुल्क है बहुत ही ज़्यादा है। 2000 रुपये आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST के लिए 1000 रुपये है। अगर हम बात करते हैं बीएड के लिए सह शिक्षा महाविद्यालयों में कितनी वैकेंसीज हैं, अधियाचित पदों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो अधियाचित पदों की संख्या 87 दी गई है। जनरल में आपकी 40 और जनरल में आपके 40 दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी हैं, और ओबीसी में आपकी 28 वैकेंसी हैं, और SC में 11 और ST में 1 वैकेंसी है। और ये सभी महाविद्यालयों की यहाँ पर सूची दी गई है कितनी महाविद्यालयों में सह शिक्षा की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ आप लिस्ट देखेंगे पेज नंबर 48 पर, तो महिला महाविद्यालयों की सूची दी गई है, जिसमें 26 वैकेंसीज़ आपकी बीएड में दी गई हैं यहाँ पर, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपका कॉलेज का डिटेल्स दी गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, इसी तरह से यहाँ पर जो एजुकेशन का दिया गया है 26 वैकेंसीज़, और कॉलेज की संख्या बताई गई है 24 कॉलेजों में 26 पद टोटल दिए गए हैं अधियाचित पदों की संख्या में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST के सबके पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। इसी के साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे पेज नंबर आपका 70, महिला महाविद्यालयों की संख्या बताई गई है 13 और वैकेंसीज दी गई हैं टोटल 14। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी वैकेंसीज़ हैं वो महिला महाविद्यालयों के लिए कितनी है। महिला महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ सह शिक्षा में आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से हम आपको बता दें कि जो भी आवेदन है आप सोच समझ के पूरी सावधानी के साथ आवेदन पत्र को भरें, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप जो है ज्वाइन, जो भी आपके पास नहीं है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है ऑनलाइन विद्याधन एप्लीकेशन का, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और बीएड का कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आशा है कि इस डिटेल वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और अपने सपने को पूरा करने के लिए बैच को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।